वेरी गुड इवनिंग टू मेरे बच्चा लोग। तो बच्चे आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों इस क्लास में आपको पता है कि एक चैप्टर है हमारा वेव्स करके, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो इस लेक्चर में मैं उसका ही क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसका अपन क्विक रिवीजन 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद हम 2 स्टार्ट करेंगे और 3। तो 3 लेक्चर्स में पूरे चैप्टर का आपका क्विक रिवीजन करा दूंगा। क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि मैं हर चीज बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वही है कि अपन क्विक, नाम में ही क्विक है तो क्विक क्विक करेंगे सब कुछ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें क्या जानना है कि वेव होती क्या है। पहला टॉपिक तो ये है कि वेव क्या होती है। तो आप ऐसा समझो, वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। आप ऐसा मानो कि जब आपको एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना होता है, मान चलो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एनर्जी को भेजना है, तो एनर्जी को ए से बी पॉइंट तक ले जाने वाला कौन होता है? वेव। तो वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। आप एक स्ट्रिंग को पकड़े, स्ट्रिंग में एक झटका मारे, आप देखेंगे वो झटका थोड़ी देर बाद दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। दो बच्चे लोग हैं, मतलब उन्होंने स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, एक बच्चे ने यहाँ पे ऐसा झटका मारा, झटका मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो डिस्टरबेंस दूसरे बच्चे तक पहुंच जाएगा, वो दूसरे बच्चे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैटर नहीं होता है। दैट मींस जो हमारे मीडियम के पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, मतलब वो अपने स्थान पर ही रहते हैं, वो वहां नहीं जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एनर्जी को वहां पहुंचा देते हैं। ऐसा कैसे पहुंचाते होंगे, सोचो आप खुद बताओ। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है, अपन ने यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो यहाँ वाले पार्टिकल, हम मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को ही मीडियम की जरूरत होती है, तो उसमें ही मीडियम आएगा, है ना। तो क्या होगा, आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, डिस्टरबेंस यहाँ वाले पार्टिकल को मिला, इस पार्टिकल ने मोशन करके एसएचएम कर गए पार्टिकल। अपन कैसी वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव्स। उसमें क्या होता है ना, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एसएचएम कर करके एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को देते हैं, फिर वो तीसरे पार्टिकल को देते हैं। इसलिए ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा और एनर्जी अपने आगे वाले को देगा, यानी डिस्टरबेंस अपने आगे वाले को देगा। फिर उसके आगे वाला ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, अपने आगे वाले को देगा। तो पार्टिकल अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे, अपने स्थान पर एसएचएम करते रहेंगे, लेकिन हमने जो यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया था वो बी पे चला जाएगा। तो आप समझ गए होंगे वेव्स क्या होती है। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है, जो कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफर होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है, ठीक है। डिस्टरबेंस, और कौन ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसफर करता है वो कौन होती है, हमारी वेव। तो हम वेव के बारे में जान लिए, वेव क्या होती है ना। जैसे वेव्स के एग्जांपल क्या हो गए, साउंड वेव। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, तो मैंने यहाँ वाले पार्टिकल को क्या किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इस वाले पार्टिकल को, इसने दूसरे पार्टिकल को डिस्टरबेंस दिया, ऐसे कंटिन्यूसली डिस्टरबेंस आगे बढ़ते गया और आपके कानों तक जब डिस्टरबेंस पहुंचा तो आपको साउंड सुनाई दिया, मतलब आपको एनर्जी आपके कानों पे गिर गई, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ कैरियर ऑफ एनर्जी। या मोमेंटम वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। कौन भेजता है, वेव भेजता है। और ये समझ में आ गया हो कैसे भेजता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो वेव्स के जो क्लासिफिकेशन है वो कई प्रकार से किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ मीडियम, इस हिसाब से भी हमने वेव को क्लासिफाई किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, इसमें भी हमने दो क्लासिफिकेशन देखे हैं, वेव को क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, और भी हमने साथ में देखा अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये देखा है, तो अपन देख लेते हैं जल्दी से क्लासिफिकेशन। पहला क्या बताया मैंने, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ मीडियम, नेसेसिटी ऑफ मीडियम। तो कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है, और कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स, ये वो वेव्स होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल भी लिखते जाएंगे, साउंड वेव। आपको पता है अगर इस कमरे में अगर मीडियम नहीं होगा, मतलब एयर नहीं होगी, और मैं यहाँ चिल्लाऊंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि साउंड को, अगर साउंड एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसको मीडियम की जरूरत होती है। और मीडियम नहीं होगा तो फिर कैसे हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि साउंड कैसी वेव, हमारी मैकेनिकल है वेव है या इलास्टिक वेव है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि इलास्टिसिटी और एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम plays an important role, ठीक है। इसीलिए हम इसको इलास्टिक वेव्स कहते हैं।
क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इसका मतलब ये है कि वेव जब देखो, अब तुम्हें ये जानना है कि एनर्जी कितनी जल्दी वहां पहुंचेगी, मतलब आपने एनर्जी तो बोल दिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, लेकिन कभी एनर्जी जल्दी भी पहुंच जाती है, कभी एनर्जी धीरे भी पहुंचती है, तो किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम की किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, मतलब हमें कहना चाह रहे हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव मतलब एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना समय लग रहा है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है वेव की, तो आपको पता है एनर्जी आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंच जाएगी, और अगर आपकी स्पीड कम है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, तो एक कौन डिसाइड करेगा कि स्पीड क्या होगी, तो वो डिसाइड करेगी इलास्टिसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसमें अपन धीरे धीरे डीप में जाएंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इस वजह से ही हम इसको मैकेनिकल वेव्स या इलास्टिक वेव्स कहते हैं, यानी इलास्टिक वेव्स कहते हैं। ये शब्द इलास्टिक यहीं से आया, क्योंकि हमारी जो मैकेनिकल वेव्स में होती है, मैकेनिकल वेव्स में जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या इलास्टिसिटी, इसलिए हम इसको इलास्टिक वेव्स की कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल से अच्छा ये होता है कि हम क्या बोले, नॉन मैकेनिकल ना बोल के इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लाइट, अल्ट्रावायलेट, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते हैं, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सब हमारी कौन सी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, विदाउट मीडियम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो फिर अपन क्या देखते हैं, ये हो गया हमारा, हमने क्लासिफाई कर लिया वेव को अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द मीडियम। अब दूसरा क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोगेशन ऑफ द एनर्जी। तो इसमें भी दो प्रकार की वेव्स होती है हमारी, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी होती है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव से ही हमारे सबसे ज्यादा चांस होते हैं सवाल आने के, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। तो इट इज जस्ट अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपन धीरे बाद में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखेंगे, स्टैंडिंग वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, जो मीडियम में चलते जाए, किसी एक डायरेक्शन में चलते जा रही है, प्रोपोगेट होते जा रही है, रुक ही नहीं रही है, ठीक है। तो उस ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और इसके बारे में आपको याद ही रखना है कि यहाँ पे जब वेव चलती है, देखो अपन यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव बना रहा हूँ, है ना, तो आपको याद रखना वेव जब चलती है तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, उन सबका फेस अलग अलग होता है। याद रखेंगे, प्रोग्रेसिव वेव में मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फेस क्या होता है, हर एक पार्टिकल का फेस अलग अलग होता है, और एम्पलीट्यूड हर एक पार्टिकल का सेम होता है। यानी इस पार्टिकल भी एम्पलीट्यूड ए होगा, इस पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड ए होगा, इस पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड ए होगा। ये प्रोग्रेसिव वेव में होता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म की जाती है। अभी मैं स्टैंडिंग वेव ऐसी वेव होती है जिसमें एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, जिसमें एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है ना। तो इसमें क्या होता है स्टैंडिंग वेव में, इसमें भी आपको एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है, वो ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना, याद रखेंगे, यहाँ पे ऐसी होती है स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, याद रखेंगे, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन एक लूप के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका फेस सेम होता है। हाँ, अलग अलग लूप है तो फेस अलग अलग होगा, ठीक है, पाई का फेस डिफरेंस आता है, वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे जब अपन स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। लेकिन याद क्या रखना है कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है और एक लूप के सभी पार्टिकल का फेस सेम होता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव हो गई और स्टैंडिंग वेव हो गई। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, ठीक है। चलो डायमेंशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। डायमेंशन क्या, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्या होगी, जब हमारी वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी। जब दो डायरेक्शन में करेगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल वेव बोलेंगे। और तीनों डायरेक्शन में जब हमारी वेव प्रोपोगेट करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। मैं एग्जांपल बता दूं वन डायमेंशनल का, तो वही वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, वेव्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जब आप झटका मारते हो ऐसे, तो देखो वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है। ये एक्स एक्सिस मान ले तो एक्स डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट करता है। जब आप ऐसा वाला झटका मारते हो तो वो इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वन डायमेंशनल। फिर कौन सा आता है, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का एग्जांपल क्या है, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, याद रखेंगे इसको, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर।
और तीसरा क्या है, 3 डायमेंशनल। तो देखो यार, साउंड जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, एक पॉइंट सोर्स से साउंड निकल रहा है मान के चलिए, है ना। तो साउंड क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा। यहाँ पे मेरे सामने एक इंसान खड़ा होगा उसको भी सुनाई देगा, मेरे बाजू में खड़ा होगा उसको भी सुनाई देगा, मेरे ऊपर भी खड़ा होगा उसको भी सुनाई देगा। मतलब हमारी एनर्जी तीनों डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाएगी, तीनों डायरेक्शन में चली जाएगी। ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल वेव्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड और लाइट वेव फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल हो गया, 1 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू द, ये सबसे मेन है, अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अब इसमें क्या होता है, देखो मान के चलो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, मतलब हमारी वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और हमारे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मैंने बताया था मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। अगर वो एसएचएम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वाइब्रेट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारे मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो एसएचएम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ए है, मतलब आपस में दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, याद रखेंगे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और इसका फिर वो कैरेक्टर ये है कि ट्रांसवर्स वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। मतलब कहने का ये है कि जब ट्रांसवर्स वेव आगे बढ़ती है मीडियम में, तो मीडियम में क्या क्या बनते हैं, क्रस्ट बनते हैं और ट्रफ बनते हैं। अब क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, देखो ये वेव चल रही है हमारी, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा क्रस्ट और ये कहलाता है हमारा ट्रफ, ठीक है। फिर आगे नहीं क्रस्ट कहलाएगा, फिर ट्रफ, ऐसे चलते जाता है ना। तो जब हमारी ट्रांसवर्स वेव मीडियम में चलती है तो मीडियम में क्या बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। और काम की चीज सुनो, देखिए ट्रांसवर्स वेव उसी मीडियम में प्रोपगेट कर सकती है जिसमें शियर मॉड्यूलस होगा, याद रखेंगे, जिसमें क्या होगा, शियर मॉड्यूलस होगा। और शियर मॉड्यूलस सॉलिड्स का होता है, इसलिए हमारी जो ट्रांसवर्स वेव है वो सॉलिड्स में प्रोपगेट कर सकती है। और एक जगह और कर सकती है, वो है हमारी स्ट्रिंग अंडर अ टेंशन। अगर आपने स्ट्रिंग को बांध के रखा है और उसमें टेंशन है, तो वहां पे भी हमारी ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर सकती है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स वेव हमारी लिक्विड्स या गैसेस में प्रोपगेट नहीं कर सकती है, क्योंकि उन मीडियम के पास शियर मॉड्यूलस नहीं होता है। तो काम की चीज है कि ट्रांसवर्स वेव को क्या जरूरत होती है कि मीडियम में क्या होना चाहिए बच्चों, शियर मॉड्यूलस होना चाहिए। और शियर मॉड्यूलस सिर्फ सॉलिड्स का होता है। तो जब हम स्पीड ऑफ वेव पढ़ेंगे तो इसमें हम दो टाइप की वेव की स्पीड पढ़ेंगे, एक होगा हमारा ट्रांसवर्स वेव और एक होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा ना, कि हम स्पीड ऑफ वेव इन सॉलिड्स पढ़ेंगे और इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पढ़ेंगे। लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे तो वो सॉलिड में भी बनती है, लिक्विड में भी प्रोपगेट कर सकती है और गैसेस में भी प्रोपगेट कर सकती है। तो वहां पे हम उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। और याद ये रखेंगे यहाँ पे पार्टिकल स्पीड, ये चीज और याद रखेंगे, और वेव स्पीड, ये दोनों अलग अलग। वेव स्पीड मतलब एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रही है उस मीडियम में, और पार्टिकल स्पीड मतलब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल एक्चुअली में एसएचएम करते हैं। तो पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होते रहते हैं। और मैक्सिमम स्पीड हमने एसएचएम में पढ़ा था कि पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ए ओमेगा। और वो कब होती है, जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, हम जानते हैं, उसकी स्पीड 0 होती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है ना कि पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, तो अगर पार्टिकल की स्पीड निकाली तो आपको एसएचएम वाले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि स्पीड क्या होती है पार्टिकल की एसएचएम, वो आपको पता है कि मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है, उस पे डिपेंड करता है कि स्पीड क्या होगी। लेकिन वेव स्पीड इन अ गिवन मीडियम फिक्स होती है कि किसी मीडियम में वेव की जो स्पीड होगी वो इतनी ही होगी, और उसको वो डिपेंड करती है किसी भी मीडियम में उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पर। यानी वेव स्पीड हमारी डिपेंड करती है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, ठीक है। इतना याद रखेंगे, और किसी भी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो धीरे धीरे अपन अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपन न्यूमेरिकल पोर्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे, और मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछ सकता है। तो ट्रांसवर्स पे, अच्छा यहाँ पे एक तरीका और बोल सकते हो, यहाँ पे वेव स्पीड, जो हमारी वेव स्पीड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल स्पीड। पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल की स्पीड जो होगी वो ऐसे ऐसे होगी, मतलब इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन होगी, और हमारे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या है, एक्स। तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं इन ट्रांसवर्स वेव। तो मैंने ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपको जो जो चीजें बताई वो आप याद रखेंगे। और एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइट वेव। जो हमारी लाइट वेव्स होती है वो कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। फिर दूसरा आएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी यही होगा, और हमारे पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। मतलब जब हमारा वेव स्पीड
और पार्टिकल स्पीड आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। कौन सी वेव बोलेंगे बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे, ठीक है। और इसमें ये दोनों पैरेलल होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जब किसी मीडियम में प्रोपगेट करती है तो वो मीडियम में रेयरफेक्शन और कंप्रेशन बनाती है। जैसे क्रस्ट और ट्रफ बनाता था ट्रांसवर्स वेव, तो वो क्या बनाती है? हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बनाती है मीडियम में? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रीजन बनाती है। कंप्रेशन वो होते हैं जहां पे डेंसिटी हमारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है मीडियम की, और रेयरफेक्शन वो होता है जहां पे हमारी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको अगर आपको बनाना तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखो ये हमारा मीडियम है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल थोड़ी दूर दूर है तो इस रीजन को अपन रेयरफेक्शन बोलते हैं। और जहां पे पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी मीडियम की, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात को? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेयरफेक्शन हो गया, हमारा कंप्रेशन हो गया, फिर रेयरफेक्शन कंप्रेशन। और यहाँ पे याद रखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रस्ट क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? हमारा वेवलेंथ ऑफ द वेव कहलाएगा, ठीक है। और यह डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वो भी हमारा वेवलेंथ ऑफ द वेव कहलाएगा। एक बार ऐसा सवाल आया था, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड ट्रफ इज 40 मीटर, है ना, और उन्हें उसकी वेवलेंथ पूछ ली थी। तो आप यहाँ पे अगर कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस आपको 40 दिया है तो वो λ/2 दिया है, तो आप वहां पे λ/2 को 40 रख लेते हैं। और अगर ऐसा लिखा होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट तो वो लैम्डा के बराबर हो जाता है ना। और उन्हें स्पीड देके फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा पूछा था, वो अपन मतलब बात समझ गए ना मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो आप वहां से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपन को डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या क्रस्ट एंड ट्रफ दिया है, कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ दिया है, या रेयरफेक्शन और कंप्रेशन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो, और इसमें याद रखिए कि मीडियम में बल्क मॉड्यूलस होना चाहिए। मतलब अगर हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव को किसी मीडियम में प्रोपगेट करना है तो उस मीडियम के पास बल्क मॉड्यूलस होना चाहिए। और बल्क मॉड्यूलस तीनों मीडियम का होता है, सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी तीनों मीडियम में प्रोपगेट कर सकती है। तो जब हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे तो सॉलिड्स में भी पढ़ेंगे, लिक्विड्स में भी पढ़ेंगे और गैसेस में भी पढ़ेंगे। मैं एक बार कैमरा देख लेता हूं मेरा काम कर रहा है कि नहीं, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, काम कर रहे हैं। तो यहां तक आपका भी क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। और मैंने आपको कुछ काम की चीजें बताई, वो भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो, अब देखो सॉलिड में क्या होता है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों बन सकती हैं। अभी थोड़ी अपन ऐसे थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं ना। तो अब वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी सॉलिड्स में कौन सी वेव बनेगी, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है अपॉन द मोड ऑफ एक्साइटेशन। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये रॉड है हमारी, अगर आप इसको ऐसे स्टक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव बनेगी। और एक स्टील की रॉड है, मतलब सॉलिड है, और इसमें अगर आप ऐसे स्टक करेंगे, मतलब हथौड़े के लोग ऐसे मारेंगे, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, आप बात को समझ रहे हैं ना, टक ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी वेव बनेगी वो हमारी कौन सी बनेगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। तो सॉलिड में कौन सी वेव बनेगी ये डिपेंड करता है अपॉन द मोड ऑफ एक्साइटेशन, कि आप कैसे उसको एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलो, अच्छी बात है। इसमें हथौड़े को ऐसे मारा था कुछ एंगल पे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं अपन, कुछ वेव्स ऐसी भी होती है विच आर नाइदर लॉन्गिट्यूडनल नॉर ट्रांसवर्स। इसका एग्जांपल आप लोग फाइंड आउट करिए, ये आपका एग्जांपल है। ना ही वो ट्रांसवर्स होती है, ना ही वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो इसका एग्जांपल क्या है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। चलो, इतना हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं फिर अपन को क्या देखना। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि जो हमारा सॉलिड में, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड में दोनों टाइप की वेव प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे हम बात करें ट्यूनिंग फॉर्क की, तो क्या होता है ना, ट्यूनिंग फॉर्क में दोनों होता है, ठीक है। ऐसा होता है ट्यूनिंग फॉर्क, एक कौन सा पोर्शन कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है, और एक ब्रॉन्ज कहलाता है उसका, ठीक है। तो इसमें जो वेव बनती है वो हमारी कौन सी बनती है, और इसमें जो वेव बनती है वो कौन सी बनती है? तो इसमें वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल बनती है, इस टाइम में लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, और ब्रॉन्ज में कौन सी बनती है? ट्रांसवर्स वेव बनती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, आप उनको याद रखेंगे और इन पे सवाल आ भी सकते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अपना इंटेंसिटी ऑफ अ वेव और एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वेव, ठीक है। चलो, अच्छा, मैं आपसे एक चीज अगर पूछ लूं कि बताओ साउंड वेव, तो साउंड वेव क्या क्या है? तो पहली चीज तो ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। अगर हम अकॉर्डिंग टू डायमेंशन इसको क्लासिफाई करें तो 3 डायमेंशनल है। और बताओ और क्या है? और लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? तो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है। और मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? तो मैकेनिकल है,
ठीक है। तो साउंड वेव हमारी कैसी है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल थ्री डायमेंशनल वेव, अपन ऐसा कह सकते हैं। लाइट क्या है, लाइट भी थ्री डायमेंशनल है लेकिन वो ट्रांसवर्स है और नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव का मतलब क्या होता है, देखो आप ये समझिए, जब वेव किसी मीडियम में चलती है मतलब एनर्जी फ्लो हो रही है उस मीडियम में, एनर्जी ले जाने वाली तो वेव है। तो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जा रही है किसी मीडियम से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इन अ गिवन डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। डेफिनेशन में मत जाओ, आपको फॉर्मूला याद करना है। तो किसी इंटेंसिटी ऑफ अ वेव क्या होती है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब वेव ऐसे जा रही है, आप क्या करो, ये वेव जा रही है, मान चलो ये एनर्जी जा रही है, आप ऐसा समझो, है ना। और आप यहां पे क्या करो, एक सरफेस ले लो विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। आपने सरफेस ले लिया, इस सरफेस से कितनी एनर्जी, अच्छा इसका एरिया कितना होना चाहिए सरफेस का 1 मीटर स्क्वायर, तो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम इसमें से पास हो रही है, दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। क्या होगी वो, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इस सरफेस में से जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी पास हो रही है, दैट विल कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। एक बार मुझे चेक कर लेने दो, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, जहां तक है यही होता है। 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव। अभी अपन स्पीड ऑफ द वेव के बारे में बहुत सारी बात करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ द वेव निकालने भी वाले हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो वो मीडियम के मीडियम पर डिपेंड करती है कि स्पीड क्या होगी, है ना। चलो ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, ए क्या है, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, पाई तो आप जानते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट होता है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव हो गया। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वेव। तो यहाँ पे आप एक क्यूब रख दीजिए जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, जिसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है, तो उस क्यूब में से कितनी एनर्जी पास हो रही है वो हमारी कहलाती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव। आपको याद है इंटेंसिटी आपने कहीं पे यूज भी किया है, आपने याद यूज किया था इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो यहीं से आया था, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेव एक ही मीडियम में चलती है, इसलिए डेंसिटी सेम होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और दोनों की स्पीड भी सेम होती है। तो अपन वहां पे ये बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या निकालनी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप क्यूब रख दो जिसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, जो जितनी भी एनर्जी उससे पास हो रही होगी दैट विल बी द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव। इनके डेरिवेशन वेरिएशन में नहीं जाना, फॉर्मूला याद रखना, इससे भी सवाल आने के बहुत कम चांस है। ज्यादातर सवाल आने के इस चैप्टर में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, जहां पे अपन स्टैंडिंग वेव और बीट फॉर्मेशन से आने के हैं, और साथ ही साथ डॉपलर इफेक्ट्स, तो वहां पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे और उस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे। और यहां से अगर आएगा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से आएगा, जो कि अपन आगे पढ़ने वाले। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आ सकता है कुछ भी एग्जाम में, कोई इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। बस आपको याद रखना है कि यहां पर जो v आया था, वेलोसिटी स्पीड ऑफ द वेव आई थी, स्पीड ऑफ द वेव को हटा देना है वहां से। तो स्पीड ऑफ द वेव को जब आप हटा दोगे तो दैट विल बी द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा रो भी तो था ना, आपको बस स्पीड ऑफ द वेव को हटा देना है उस फॉर्मूले में से, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, इतनी सब चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई। अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर कर रहे हैं। मैंने आपको याद रखना स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में कुछ चीजें आपको डिफरेंस बताया था, उनके कैरेक्टर के बारे में बताया था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे, वो आपको याद रखने हैं। क्या होते हैं कि मैंने बताया था प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है लेकिन फेस हर एक पार्टिकल अलग अलग होता है। जबकि स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, एक लूप के सभी पार्टिकल्स का फेस सेम होता है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। ठीक है, चलो ये सब बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, है ना। चलो अब अपन नेक्स्ट देखेंगे सबसे काम की चीज, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव।
इससे सवाल आपके एग्जाम में आने के चांस है इस इक्वेशन से। इसमें अब दो टाइप की प्रॉब्लम आएंगे, या तो इक्वेशन आपको दिया होगा और वेव की आपसे वेव के बारे में पूछा जाएगा, वेव की फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, वेव की स्पीड पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर उल्टा होगा कि वेव की स्पीड कुछ चीजें आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसका मतलब क्या होता है? देखो हमें पता है हमारी वेव कैसे चलती है, पहले अपन ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, हमें क्या देता है वो, ठीक है। तो देखो एक वेव हमारी ऐसे चल रही है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, आप ऐसा मान लीजिए। तो यार अपन बात करें अगर यहां से x दूरी पर एक पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल की बात करें, तो पार्टिकल ऐसा जम कर रहा होगा, इसका एम्पलीट्यूड a होगा और ऐसा जम कर रहा होगा, यहां भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी टाइम t पर एक कहीं ना कहीं होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन अपन x दूरी पर बात कर रहे हैं, यहां से अपन ने कौन सा पार्टिकल लिया जो यहां से x दूरी पर, तो यहां पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप x को चेंज करोगे तो पार्टिकल चेंज हो जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा, और टाइम को चेंज करोगे तो उसी का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। मतलब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, x पर और t पर, टाइम पर डिपेंड करता है x पर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हमको यही बताता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x, मतलब उसकी पोजीशन अपन ने फिक्स कर दी कि यहां से x दूरी पर पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं और किसी भी टाइम पर हमें उसका हमें उसका डिस्प्लेसमेंट बताता है। कौन बताता है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इससे अपन वेव के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या है, स्पीड ऑफ द वेव क्या है, हर एक इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल जाती है। इसलिए इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही बहुत जरूरी है और इससे आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में। तो ये क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब इसके बारे में अपन एक एक चीज को समझते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, जैसे हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, के क्या है यहाँ पे याद रखेंगे, प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, या एंगुलर वेव नंबर इस बारे में आप जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मीटर इनवर्स हो जाएगी, सब चीजें आप जानते हैं। एंगुलर वेव नंबर है तो आपको यूनिट भी पता चल गई है ना, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं ना। तो इसको अपन यहाँ पे पुट करके अपन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन की बात खासियत सुनेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, अपन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव भी कह सकते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टी क्या है, उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब कि टाइम किसी भी टाइम टी पर वाई निकालना चाहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। के क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा है। एक्स क्या है, अच्छा अब यहाँ पे याद रखिए मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से क्या पता लगा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कैसे पता चलेगा ये समझिए। देखिए ये जो है, ये जो यहाँ लिखा होगा, ये किसका लिखा होगा, ये किसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगा, ये हमारे पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। देखो यहाँ पार्टिकल्स हमारे जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, वाई डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं हमारे पार्टिकल, तो ये क्या बताया, अगर यहाँ एक्स लिखा होता तो फिर याद रखिए अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे होते तो फिर हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि पता है ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स के ऑक्सीलेशन की वेलोसिटी और हमारे वेव के प्रोपगेशन की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव है, अपन ये कैसे पता लगा पा रहे हैं, आप देखो ये y है, ये किसकी वेलोसिटी, मतलब ये किसके डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वेलोसिटी। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी पता चल जाएगी और वो भी y डायरेक्शन में होगी, और हमारी वेव की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो x डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर, इसलिए ट्रांसवर्स वेव के लिए लिखा हुआ है इक्वेशन। इतना समझ में आ गया। फाई क्या है, फाई इनिशियल फेस है, इनिशियल फेस है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हमारा फेस कहलाएगा, और ये फेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो अगर आप x को चेंज करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। मतलब अगर आप एट द सेम टाइम अगर आप बात कर रहे हैं तो t तो फिक्स हो गया, लेकिन x तो अलग अलग है हर एक पार्टिकल के लिए। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे फेस सिंपल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में फेस हर एक पार्टिकल का क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आप लिख लोगे। मैं आपके बात कर रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आप कैसे पता लगाएंगे, तो याद रखिए जो कोफिशिएंट ऑफ k होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो कोफिशिएंट ऑफ k क्या है यहाँ पे x, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगा, x होगा। अब बात ये आती है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा कि नेगेटिव x डायरेक्शन होगा। ये तो पॉजिटिव x डायरेक्शन है, लेकिन वहां पे बना थोड़ी ना रहेगा, वहां पे तो ये लिखा होगा, तो इसको देख के आपको पता लगाना होगा। तो इसको आप कैसे पता लगाएंगे, आप देखेंगे साइन ऑफ ओमेगा एंड k, इफ द साइन ऑफ ओमेगा एंड k आर अपोजिट देन द डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। याद रखेंगे, द साइन ऑफ ओमेगा एंड k आर अपोजिट देन द डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, इफ द साइन ऑफ ओमेगा एंड k आर सेम देन द डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। और डायरेक्शन होगा क्या, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ हमारा
एक्स होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो स्पीड ऑफ वेव होती है, याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो 2 पाई इंटू न्यू अपॉन 2 पाई बाय लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा, ओमेगा अपॉन के। तो आप यहां से स्पीड ऑफ द वेव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप इसको ऐसे भी याद मॉड ले लेना, पॉजिटिव लिख रहा है क्योंकि स्पीड तो पॉजिटिव ही, अपन यहाँ पे स्पीड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन तो अपन इससे पता लगा लेंगे, इसके साइन से दोनों के, कि ओमेगा और के का साइन कैसा है। मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होगी बच्चों, अच्छे से करेंगे है ना। तो स्पीड ऑफ द वेव, हम इसकी हेल्प से स्पीड ऑफ द वेव भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी पता लगा सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमें वेव की कुछ इंफॉर्मेशन दी हो तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोसेस से वेव भी लिख सकते हैं। अच्छा याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ऐसा दिया रहता है साइन 2 पाई, अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई म्यू टी माइनस, अब ये इनिशियल फेज 0 ले लो ना, अब इसको क्या लिख सकते थे? 2 पाई बाय लैम्डा, तो अपन x बाय ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ये अलग फॉर्म हो गया। अब याद यहाँ पे रखेंगे कि जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप कोफिशिएंट ऑफ टी अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी, आपको मान चलो प्रोपगेशन कांस्टेंट निकालना है, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट पहले आप क्या करेंगे? 2 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं आपको जो बता रहा हूं उतना याद रखो, इस 2 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ जो टी होगा वो हमेशा ओमेगा कहलाएगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो हमेशा के कहलाएगा, ठीक है। इतना याद रखना। जैसे ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है 4t है ना, और यहां मान लो 2, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब गलती क्या करता है बच्चे, इसको सीधा ओमेगा ले लेता है। दिस इज नॉट द ओमेगा यार। आप पहले क्या करेंगे, साइन का यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, देखो साइन का यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो ओमेगा यहाँ पे 4 नहीं होगा, ओमेगा यहाँ पे 8 पाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। और के यहाँ पे क्या आएगा? के यहाँ पे बताओ 1/2 आएगा क्या? नहीं, 1/2 नहीं आएगा, पहले आप 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो के बराबर पाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ओमेगा बराबर कितना आएगा? 8 पाई आएगा। तो इस चीज का याद रखेंगे आप कि अगर इसके पहले कोई नंबर है तो पहले आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, फिर कोफिशिएंट ऑफ टी आपको ओमेगा देगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको के देगा। इतना क्लियर हो गया? तो आपको ये इस पे सवाल आपसे बनने चाहिए किसी भी टाइप से, अगर आपसे पूछ ले तो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने स्पीड ऑफ द वेव बात कर ली। चलो अब अपन स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना हो, मान के चलो, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल अगर हमको निकालना है तो आप तो ऐसे याद रखो, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एसएचएम वाली बात होगी, और यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और जिसको स्पीड ऑफ द पार्टिकल मतलब पार्टिकल स्पीड कहते हैं, और एक होती है हमारी वेव स्पीड, इन दोनों में रिलेशन भी है, वो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर अपन से कोई पार्टिकल स्पीड पूछे तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को आप जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पार्टिकल की क्या पता चल जाएगी? स्पीड, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे एक्स को आपको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आप पार्टिकल तो पहले फिक्स करोगे ना, क्योंकि जैसे आप x फिक्स करते हो तो आपका जो इक्वेशन है वो एसएचएम हो जाता है, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बोल रहा हूं वो समझो। x को कांस्टेंट रखो, तो x को कांस्टेंट रखोगे तो क्या आ जाएगा? a साइन का क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कांस्टेंट है तो ओमेगा, याद है। अच्छा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो याद करो एसएचएम में क्या पढ़ा था, एसएचएम में स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या पढ़ी थी हमने, याद करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ी थी ना, माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इस फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं। अगर आप एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना तो आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे कि 5 सेकंड पर क्या होगी, x इक्वल टू 2 मीटर पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से 2 मीटर दूर होगा या 1 मीटर दूर होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम यूज करेंगे। एसएचएम में आपने पढ़ा हुआ है, एसएचएम में आपने पढ़ा हुआ है। और पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, यहाँ से आप देख सकते हैं a ओमेगा। तो पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड, पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा y चेंज हो रहा है हमारी पार्टिकल की स्पीड भी चेंज हो रही है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जो फेस एंगल है वो पाई का है, सॉरी पाई बाय 2 का है, क्योंकि साइन में कॉस में है। अब मुझे जितने चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको याद करते जाएंगे, एसएचएम में ये सब आपने पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेशन के बारे में आते हैं। तो पार्टिकल एक्सीलरेशन के बारे में अगर हमको चाहिए, दिस इज द पार्टिकल स्पीड, पार्टिकल एक्सीलरेशन के लिए अपन क्या करेंगे, स्पीड को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पे अगेन x को कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, ये आएगा कि नहीं आएगा। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपने पढ़ा हुआ सब कुछ। इसमें और इसमें फेज डिफरेंस π/2 का गेन है, और इसमें और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो हमारे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था उसमें जो फेज डिफरेंस था वो पाई का था। ये सब चीजें आप एसएचएम में पढ़े हुए हैं। मुझे बस आपको बताना है कि यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी और वेव स्पीड ये दोनों अलग अलग है। पार्टिकल स्पीड है, वेलोसिटी। अपन देखो यार, डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगा, सर मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड। अब यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए मैं स्पीड बोलूंगा ना कि वेलोसिटी बोलूंगा। इतना चीज क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और अपन देखें, अगर हम स्लोप ऑफ द कर्व निकालें तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है? ये क्यों हम निकालना है स्लोप ऑफ द कर्व, आप ये पूछ सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, और हमें ये मिलेगा स्लोप ऑफ द कर्व से। तो अपन यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व निकालें, यहाँ पे फिर से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे अपन, ये तो स्लोप होती है ना किसी भी कर्व की। अगर y इक्वल टू f ऑफ x है तो dy बाय dx क्या होती है? वो उसकी स्लोप होती है ना, ठीक है। यहाँ पे अपन t को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। जब आप ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, a ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? k आ जाएगा, क्योंकि आप x के माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस के x है। साइन की जगह फिर से क्या आ जाएगा? कॉस। ये आप कर लेना, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब आप इन दोनों को डिवाइड करो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा वेव स्पीड में और पार्टिकल स्पीड में। जब हम इन दोनों को मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो जल्दी से कर लो, जल्दी से। तो Vp इक्वल टू, आप इसको इससे डिवाइड कर दो तो कट जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं? ए भी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? माइनस, अच्छा इसको इससे डिवाइड किया, स्लोप ऑफ द कर्व भी है नीचे है ना, तो ये यहां पे चला जाएगा। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, माइनस ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेव स्पीड। तो माइनस वेव स्पीड इनटू स्लोप ऑफ द वेव इज इक्वल टू पार्टिकल स्पीड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है? पार्टिकल स्पीड ऐसे। अब यहाँ पे आप पार्टिकल का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। अगर आपको वेव का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, किसी वेव का आपको स्क्रीनशॉट दिया है किसी भी टाइम टी पर, तो वहां पे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। कैसे इसका यूज करना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये मान लो एक वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। और ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। एक पार्टिकल यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन दो होगा, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर मतलब वाइब्रेट कर रहा है, सॉरी एसएचएम कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कर रहा है, तो या तो उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, इसका डायरेक्शन नीचे होगा। तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी। मैं क्या बोलूं? डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन इसलिए बहुत काम का है, और रिलेशन पता भी होना चाहिए। स्पीड ऑफ द वेव, वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड में हमारा क्या रिलेशन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये तो माइनस है, वेव स्पीड, वेव स्पीड का डायरेक्शन क्या है, मतलब स्पीड ऑफ द वेव का या वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ पे अपन अगर वेलोसिटी लिखेंगे या वेलोसिटी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी, कि वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो कैसा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम पॉजिटिव लिख लेंगे। इस डायरेक्शन में अगर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। और स्लोप ऑफ द वेव क्या आएगी, तो स्लोप कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी यहाँ पे कि नेगेटिव आएगी? इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द कर्व कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? तो हमें स्लोप ऑफ द कर्व निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एंगल देखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन, ये लाइन जो है जो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर ये ग्रेटर देन 90 एंगल बनाएगा तो हम बोलेंगे स्लोप नेगेटिव है, लेस देन 90 बनाएगा तो हम बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव है। तो ये क्या बना रहा है? ग्रेटर देन 90 बना रहा है, मतलब स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्या हो गया? नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर की होगी। तो यहाँ पे जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो ऊपर की ओर होगी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। यहाँ पे जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर नीचे होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका क्या होगा? यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका क्या होगा? यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका क्या होगा? यहाँ पे जो पार्टिकल है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा बच्चों, उसके लिए तो हमने क्या, स्लोप ऑफ द वेव क्या हो जाएगी? जीरो। तो उसकी पार्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब उसका डायरेक्शन अपन को नहीं पूछा जाएगा। तो किसी भी पार्टिकल का, आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही होती तो अपन वेव स्पीड की जो डायरेक्शन लिखते हैं वो यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में आप कंफ्यूज ना हो, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी मतलब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल अब हमको पढ़ना है
स्पीड ऑफ द वेव। याद रखिए किसी भी वेव की स्पीड जो है वो उसके मीडियम की प्रॉपर्टी है। किसी भी मीडियम में जो हमारी स्पीड ऑफ द वेव होती है इन द गिवन मीडियम वो फिक्स होती है, वो वेरी नहीं करती है, वो वेरी नहीं करती। मैं और देख लूं कुछ बीच में भूल तो नहीं रहा हूं, जो पढ़ाना हो नहीं पढ़ाया हो मैंने। चलो ठीक है, अभी मैक्सिमम चीज़ें तो अपन कवर कर लिए हैं। अपन देखते हैं कुछ छूट जाएगा तो मैं लास्ट में लेक्चर को जब खत्म करने वाला रहूँगा उस समय बता दूंगा। और मैं एक बार कैमरा देख लूँ भाई। हाँ अभी तक तो काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपन स्पीड ऑफ वेव। चलो भाई, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव की, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। मैकेनिकल मतलब ऐसी वेव की बात कर रहे हैं जिनको मीडियम की जरूरत है। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की अभी हम बात कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ बात करेंगे, कहाँ कहाँ बन सकती है, सॉलिड्स में, तो इन सॉलिड्स। और फिर दूसरी जब बार हम कहाँ बात करेंगे, इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग या वायर। तो किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई भी स्ट्रिंग अंडर टेंशन है उसमें जब आप वेव प्रोड्यूस करते हो तो वो वेव कैसे प्रोड्यूस, मतलब वो वेव का नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव वहां पे मतलब ट्रांसवर्स वेव वहां पे बनती है, ठीक है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड ये होता है बच्चों ईटा अपॉन रो। ईटा क्या है, ईटा क्या है, बोलो बोलो, ईटा क्या है, ईटा है शेयर मॉडुलस ऑफ द मीडियम या कोफिशिएंट ऑफ शेयर मॉडुलस ऑफ द मीडियम, ठीक है, ईटा होता है। और रो क्या है, ए है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम की अपन बात सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड्स, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। फिर इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, इसको आपको याद रखना है, ये होता है, ये सबसे काम का, इस पे सवाल आ भी सकते हैं ना, और इसका आगे चल के भी यूज होगा, है ना। तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय टी बाय म्यू। टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब बच्चों ये याद रखना, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूरा मैकेनिक्स जोड़ा जा सकता है। क्या जोड़ा जा सकता है मैकेनिक्स में, यहाँ पे हर चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन टेंशन इन द स्ट्रिंग आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की हेल्प से आप टेंशन फाइंड आउट किए, मतलब मैकेनिक्स के सवाल यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं कि नहीं। एक बॉब को लेके पानी में अंदर डुबोया जा सकता है, तो वहां पे आप टेंशन कैसे निकालेंगे, mg नीचे लग रहा है, बुओयेंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, तो mg माइनस बुओयेंसी फोर्स, उसमें टेंशन आ जाएगी। फिर बोलेगा कि हमने इसके एक एंड पर वेव को क्रिएट किया, तो बताओ ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि टेंशन नीचे से लेकर ऊपर तक स्ट्रिंग में कांस्टेंट है, तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगा जिसमें टेंशन वेरी कर रही होगी, अपन करते हैं धीरे धीरे समझते हैं। तो टेंशन जो है, टेंशन से पूरा मैकेनिक्स यहाँ पे आ सकता है। अब आप पूछ सकते हो म्यू क्या है, तो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कहने का ये है, अभी इसको अपन इस फॉर्मूले को बहुत डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला है टी बाय म्यू। जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो इसी से आने वाले हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो आप हमारी, बिल्कुल समझ रहे होगे। तो ये है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब अगर हम 1 मीटर स्ट्रिंग ले तो उसका मास क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द मास पर यूनिट लेंथ। अब आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। मान के चलो आपने एक पतली स्ट्रिंग पकड़ी हुई है और एक थिक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, मतलब किस, और दोनों में टेंशन सेम है। तो बताओ मास पर यूनिट लेंथ किसका ज्यादा होगा, पतली वाली स्ट्रिंग का कि मोटी वाली स्ट्रिंग का। मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा किसका होगा मैंने पूछा, तो ज्यादा किसका होगा, मोटी वाली स्ट्रिंग का होगा कि नहीं होगा मास पर यूनिट लेंथ। अरे मोटी स्ट्रिंग है तो उसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, पतली स्ट्रिंग है तो मास पर यूनिट लेंथ कम होगा। अब आपने दोनों में झटका दिया, तो बताओ झटका किसमें ज्यादा जल्दी वहां पहुंच जाएगा, झटका मतलब डिस्टर्बेंस किसमें, तो उसमें ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा जिसमें वेव स्पीड ज्यादा होगी। और वेव स्पीड किसमें ज्यादा होगी, जिसका मास पर यूनिट लेंथ कम होगा। मतलब पतले वाले वायर में, पतले वाले तार में या पतले वाले स्ट्रिंग में आप देखोगे तो आपका झटका जल्दी वहां पहुंच जाएगा दूसरे एंड पर। और अगर, लेकिन टेंशन दोनों में सेम रखना, दोनों स्ट्रिंग में, थिक स्ट्रिंग में भी और जो थिन स्ट्रिंग है उसमें भी, है ना। तो आपने फील भी किया, पतली स्ट्रिंग में अगर आप झटका मारोगे जल्दी वहां पहुंचेगा, मोटी स्ट्रिंग में झटका मारोगे अंडर द सेम टेंशन है दोनों स्ट्रिंग में, बार बार बोल रहा हूं, तो आप देखो झटका पहुंचने में वहां टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे वेव स्पीड क्या होगी हमारी, कम होगी, क्योंकि म्यू ज्यादा होगा तो वेव स्पीड कम होगी। तो आपने फील भी किया और ये ऐसा होता भी है, ठीक है, हमने देखा भी, ठीक है। तो हो गया मास पर यूनिट। अब कभी कभी क्या होता है ना कि स्ट्रिंग की डेंसिटी दी होती है। अब इस फॉर्मूले को मैं डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा हूं, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये देखो,
अपन को डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग दी हो और डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हमें डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग दी हो, डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग दिया हो तो हम क्या करेंगे? 2 मिनट रुक जाओ यार, रुमाल कहाँ गया भाई मेरा? बहुत पसीना आता है भाई हमको। हाँ चलो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अब देखो, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ऐसा मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रिंग इनटू लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ लेंथ कट गया, रो इनटू ये आ जाएगा म्यू। तो म्यू डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है सर्कुलर। हमें पता है कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, तो एरिया में आप क्या लिख देंगे? अगर डायमीटर दिया तो π/4 d स्क्वायर लिख देंगे, रेडियस दी हुई है आपको तो πr स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चीजें जानते हो तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? T/ρ इनटू a। एक ही जगह क्या लिख सकते हो? π/4 d स्क्वायर अगर डायमीटर दिया हो। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्म मतलब ये पहला फॉर्म उसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म है। अगर आपको डेंसिटी और वो दिया हो, कभी कभी स्ट्रेस इन द स्ट्रिंग दी होती है। क्या दी होती है? स्ट्रेस इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रेस इन द स्ट्रिंग क्या होगा? टेंशन पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना स्ट्रेस। तो T/A क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इन द स्ट्रिंग। T/A क्या हो जाएगा? स्ट्रेस क्या है बच्चों? टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ना। स्ट्रेस किसी भी स्ट्रिंग में क्या होगी? T/A होगी कि नहीं? तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S/ρ। S क्या है? स्ट्रेस इन द स्ट्रिंग। रॉड भी हो सकती है स्ट्रिंग की जगह, रॉड भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। रॉड भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो क्या आ जाएगा? S क्या है? स्ट्रेस इन द स्ट्रिंग। अब अगर हमें मान लो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्ट्रिंग दिया हो, फिर हम क्या करेंगे? तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्ट्रिंग दिया हो तो गामा इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है कि नहीं होता? आपने पढ़ा है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा इनटू स्ट्रेन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गामा इनटू स्ट्रेन। तो हमें जब यंग्स मॉड्यूलस दिया हो तो स्ट्रेन भी दी होगी, उसमें स्ट्रेन कितनी है? स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी दिया होगा अपन को, ठीक है। तो देखो भाई, तो ये फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? गामा इनटू स्ट्रेन अपॉन रो। तो स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस दिया हो और डेंसिटी दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अगर डायमीटर और डेंसिटी दिया हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ दिया हो तो पहले वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो आपने एक रॉड को लिया बच्चों, या वही वायर को लिया, एक वायर का आपने अगर टेम्परेचर डेल्टा टी कर बढ़ा दिया, आपको पता है ना, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। सब चीज हम कर चुके हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड में हमने पढ़ा भी था पहले, है ना। तो अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री पे आपने किया और आपने 10 डिग्री अगर टेम्परेचर यहाँ पे कर दिया तो हमें पता है ये एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन एक्सपांड नहीं हो पाएगी, इसलिए इस वजह से इसमें क्या डेवलप हो जाएगी? स्ट्रेस। तो ये टेम्परेचर के टर्म्स में ये अपन लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? गामा इंटू स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने इसके ऐसा आपने एक डायग्राम आपको दे देगा, इसमें बोलेगा कि टेम्परेचर में इतना चेंज किया गया है और उसका अल्फा दे देगा। अल्फा क्या है यहाँ पे बताओ तो? लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हम जानते हैं यार ये, है ना, ठीक है, अपॉन रो। तो सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सब फॉर्मूले आप याद रखेंगे, किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। ये वाला समझ में आया ना? इसमें आपने टेंशन कैसे प्रोड्यूस की है बताओ तो मुझे? इसके टेम्परेचर में चेंज करके याद रखेंगे। टेम्परेचर या तो बढ़ाया या तो टेम्परेचर को कम किया इस स्ट्रिंग के। आप ये जानते हैं यार, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रिंग में स्पीड पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब स्पीड निकल गई तो ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्टर्बेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड पहले देख लेंगे, अगर कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे, कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या कोई शॉर्टकट मेथड होगा तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवाल आप लोग कर लोगे। अब इसमें मैंने आपको बताया मैकेनिक्स जोड़ा जा सकता है, तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। चलो भाई, तो देखो पहले ये ले लेते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, अरे फिक्स कर लो ना यार, लो ये मास m लटका हुआ है। A से B जाने में वेव को कितना समय लगेगा? तो ये बताओ, इसकी आपको लेंथ दे देगा, मास दे देगा 5 ग्राम, लेंथ दे देगा 5 मीटर, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें बताओ इसमें टेंशन कितनी है? अच्छा ये बताओ A से B तक टेंशन सेम है इस स्ट्रिंग में कि अलग अलग है? मतलब टेंशन सेम है कि अलग अलग है? टेंशन सेम होगी अगर तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और टेंशन अलग होगी तो स्पीड, जब वेव इसमें चलेगी तो कंटिन्यूअसली वेव की स्पीड बदलते रहेगी। तो यहाँ पे टेंशन कांस्टेंट है और किसके बराबर है? mg के बराबर है। टेंशन कितनी है? mg के बराबर है। तो आप कर लेना T/μ मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी, और स्पीड एक बार निकल गई तो आपको ये टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस A to B अपॉन स्पीड। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है इसलिए अपन ये यूज
कर लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड है अगर वेव की यहाँ से यहाँ तक, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब ये तो बहुत आसान सवाल था, इसमें थोड़ा सा टफ सवाल अगर हम करें जहां पे कंटिन्यूअसली टेंशन चेंज हो रही हो, अगर कंटिन्यूअसली टेंशन चेंज हो रही है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कैमरा देख लेता हूँ भाई, मोबाइल है, डिस्चार्ज हो सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन अभी तो अपना साथ दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बताऊंगा, वेरिएबल टेंशन वाला करा देता हूँ, एक बता देता हूँ, उसका रिजल्ट याद रखेंगे, उसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ, मैं दोनों तरीके से आपको वो बता देता हूं। फिर अपना रहेगा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव और फिर रहेगा अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लेके आऊंगा, जहां पे हम 3 फेनोमेना देखेंगे, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, बीट फॉर्मेशन और इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस तो हमने लाइट का अच्छे से पढ़ लिया था, इसलिए हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, बीट फॉर्मेशन पे और स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन पे, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, चलो दो लिख करते हैं। देखो ये लो स्ट्रिंग, अभी मास नहीं लटका है नीचे ना, इसका मास m, लेंथ है। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग में टेंशन सेम है कि अलग है? यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग में 0 है और यहाँ पे टेंशन T इक्वल टू mg है, क्योंकि इस पॉइंट पर पूरा का पूरा मास आएगा, इसलिए उस पॉइंट पे टेंशन mg होगी। m क्या है, मास ऑफ द स्ट्रिंग, और जी तो हम जानते ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे टेंशन mg है, यहाँ पे टेंशन 0 है। तो जब इस हमारी यहाँ पे आपने जो झटका दिया वो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा अगर इसकी लेंथ l है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और इसका रिजल्ट आपको याद रखना है और शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूंगा, उससे भी आप जल्दी से निकाल सकते हैं। दो तरीके, एक इंटीग्रेशन तरीका, एक शॉर्टकट तरीका है। तो इंटीग्रेशन तरीका मैं पूरा नहीं कराऊंगा, आपको बता दूंगा कि ऐसा कर लो, और शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। चलो अच्छा, और एक चीज और देखना है अपन को, रिप्रेजेंटेशन मतलब जो साउंड वेव है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसको दो वेव फॉर्म में कन्वर्ट एक्सप्रेस किया जाता है। एक डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन होता है और एक प्रेशर वेव इक्वेशन होता है, और दोनों में फेज डिफरेंस 90 का होता है। मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट के नोड बनते हैं वहां पे प्रेशर के एंटी नोड बनते हैं, बात ध्यान रखना, आपके नीट में पूछी गई थी एक बार। चलो वहां पे अपन इसके बाद जाएंगे। तो कैसे करें? अच्छा, कोई आपसे पहले बता दे, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव एट अ डिस्टेंस x। यहाँ पे अगर स्पीड पूछी जाए हमसे, अब ये नहीं पूछ रहा यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वेव की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली, यहाँ पे इस वेव की स्पीड 0 है और कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही वेव की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है जैसे जैसे वेव हमारी ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फिर हमको यहाँ पे कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हमसे कुछ स्पीड ऑफ वेव पूछी जाए, तो स्पीड ऑफ वेव यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें निकालनी है, मतलब विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। तो अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी, तो टेंशन कितनी आएगी, मास पर यूनिट लेंथ इनटू x इनटू g, इतनी टेंशन आएगी। कैसे आई मैं आपको बता रहा हूँ, मास पर यूनिट लेंथ आएगा। अब बताओ कैसे आया है, यहाँ पे स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है, मतलब उसका मास पर यूनिट लेंथ सेम है, वो अलग अलग कर देंगे तो और खतरनाक हो जाएगा फिर तो, है ना, वो अपन चेंज अभी नहीं कर रहे। देखो यार, यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी, जितना मास ये लटका हुआ है, तो कितना मास ये लटका हुआ है पहले बताओ, इस x लेंथ का मास कितना होगा, l लेंथ का मास m है, यूनिफॉर्म है, तो l लेंथ का मास m है, तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा, m by l होगा। तो x लेंथ का कितना होगा, m by l into x, मतलब जो इसके नीचे मास है वो कितना है, m by l into x, और g का मल्टीप्लाई करते हैं तो टेंशन। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है स्पीड ऑफ द वेव एट द डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम a टू b पॉइंट, और यहाँ पे टेंशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, मतलब स्पीड ऑफ द वेव यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, फिर हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वही x पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं कि यहां से यहां जाने में डिस्टरबेंस को कितना टाइम लगेगा। फिर हमसे ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे वेवलेंथ दे दे और यहाँ पे वेवलेंथ पूछ ले, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी वेव की कांस्टेंट रहेगी। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी वेव की कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेवलेंथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। मीडियम सेम है, मीडियम अगर सेम है तो स्पीड ऑफ द वेव सेम रहेगी। मीडियम चेंज होने पर ही स्पीड ऑफ द वेव चेंज होती है। तो स्पीड ऑफ द वेव इज द हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। समझ रहे हो बात को, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई, तो हम कैसे करें भाई, कैसे करें, तो पहले हम स्पीड लिखते हैं x दूरी पर, जो कि कैसे लिखी जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ इनटू x इनटू g, अभी जो हमने किया था, अपॉन m by l, ऐसे लिखोगे। अब इसको क्या लिखोगे, dx by dt, और फिर m by l कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट gx आ जाएगा। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन रूट x, ये करने का तरीका है बेसिक gt। इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो x इक्वल टू 0 पर टाइम, मतलब यहां से चल रहा है स्टार्ट की, तो यहाँ पे टाइम 0 था जब x हमारा 0 था।
मतलब t इक्वल टू 0 पर x क्या है 0 है, और मुझे यहाँ तक का टाइम निकालना, तो जब हमारा x l हो गया तो कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा x2 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा x1 माइनस 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 अपन माइनस 1/2 +1, तो कितना हो जाएगा भाई x2 1/2, और ये हो जाएगा 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा ना भाई, सही कर रहे हो ना, हाँ भाई सही तो कर रहे हो, क्या दिक्कत है सर, ठीक है। 2 इंटू रूट एक्स 0 to l रूट g इंटू टी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अपर लिमिट रखेंगे तो इतना इतना इतना, देखते जाओ भाई 2 रूट ओवर l/g, इसको आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए कि कितना टाइम लगता है, तो इतना टाइम लगता है। अब मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, या तो आप रिजल्ट याद रखें, ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका भी याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जब वेव ऊपर जाती है ना, तो याद रखिए यहाँ पे इसको, जैसे मैंने सॉल्व किया तो किसी ने ऐसा किया और उसने एक यहाँ पे एक बढ़िया चीज पता लगाई कि आप ऐसा समझिए कि वेव कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, और कितने कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, g/2 से, कितने से जा रही है, g/2 से। अब बताओ कितना टाइम लगेगा इसको xl लेंथ चलने में, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। तो 2 सेकंड बाद स्पीड भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at करके, तो आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद करना है, जब ऐसी कंडीशन आए तो वेव हमारी कितने एक्सीलरेशन से ऊपर बढ़ रही होती है, g/2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही होती है। यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है नीचे, लेकिन नहीं, वेव हमारी ऊपर जा रही होती है, और कितने एक्सीलरेशन से जा रही होती है, g/2 से। तो अगर मुझे ये निकाला कि l चलने में कितना टाइम लगेगा, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, यहाँ पे स्पीड 0 है, समझ रहे हो बात को। यहाँ मास लटका दोगे तो यहाँ पे टेंशन mg कैपिटल M मास लटका दोगे तो फिर इनिशियल स्पीड आ जाएगी। अरे उतने टफ सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैं उतने टफ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, और एक्सप्रेशन कितना है, g/2 इंटू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, डिस्टेंस कितना है l लेंथ चलना है l/g, सही लिखा है ना, चेक कर लो भाई। अभी भी मैंने इतना ही लिखा था ना, इसके पहले मैं देख लेता हूँ मैं इतना लिखा था कि नहीं, क्योंकि मुझे याद कुछ भी नहीं रहता, मैं तो बस आपके सामने कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि भैया ऐसे होगा सवाल सॉल्व, समझ में आ गया। तो इस टाइप का सवाल छोड़ना नहीं है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इस पर टेंशन मैंने बता दिया, मैकेनिक्स से बहुत सारी जोड़ी जा सकती है, जितने मैंने डिफरेंट फॉर्मूले बताए उन पे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अब आगे नहीं बताता, ठीक है। एक बार फिर से कैमरा देख लेता हूँ, 1 घंटा हो चुका है, मोबाइल कभी भी बंद हो सकता है। चलो जल्दी से देख लेते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। भगवान 30 मिनट और चला देना, क्योंकि 30 मिनट में मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इन एनी मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो होती है E अपॉन रो। E अपॉन रो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, E क्या है यहाँ पे, इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम। E मतलब शेयर मॉडुलस भी हो सकता है, यंग्स मॉडुलस भी हो सकता है, और बल्क मॉडुलस भी हो सकता है, क्योंकि हमने 3 मॉडुलस इलास्टिसिटी पढ़े थे, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ दैट मीडियम, ठीक है, या इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो इन सॉलिड्स, जल्दी से देख लो, इन सॉलिड्स, सॉलिड में क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में हो जाएगा ये हमारा शेयर मॉड्यूलस नहीं होगा, यहाँ पे गामा हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस। क्या हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस, गामा है ये, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। तो कितना आ जाएगा हमारा, गामा अपॉन रो इन सॉलिड्स। और इन फ्लूइड्स क्या आ जाएगा, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड और गैसेस दोनों की बात करें तो फ्लूइड्स में क्या हो जाएगा हमारा, ई, फ्लूइड्स में हो जाएगा ई बल्क मॉडुलस के बराबर। तो क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये हो जाएगा इन फ्लूइड्स स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो इस पे भी सवाल अगर हमसे एग्जाम में पूछे जाए तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें इसी में जाना है और हमको एक बढ़िया चीज पढ़नी है, जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर मतलब वो किस में जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड्स, समझ रहे हो बात को। तो फॉर्मूला यही यूज होगा, बी अपॉन रो। लेकिन वहां पे आपको बी, आपको पता है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम होता है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस उसमें हो रहा है, टाइप ऑफ द प्रोसेस क्या है। तो टाइप ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम कुछ और लेंगे, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम कुछ और होगा, ये सब चीजें हम जानते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसमें अपन एक स्पेशल केस पढ़ते हैं इसी का, जो कि है स्पीड ऑफ, क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस।
इन गैस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को दो चीजें पढ़नी है। एक थे हमारे न्यूटन जिन्होंने फॉर्मूला दिया था, लेकिन यहाँ पे न्यूटन जी गलत हो गए थे। तो फिर हमारे दूसरे आए थे लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे, लाप्लास करके उन्होंने क्या किया था, इस इक्वेशन को करेक्ट किया था, ठीक है। तो लाप्लास करेक्शन और न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। समझ में आ रही बात को। तो इन्हें क्या बोला, न्यूटन भैया ने बोला कि जब साउंड गैस में ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट करता है, तो रेयर फ्रैक्शन और जो कंप्रेशन हमारे बनते हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स जो हमारे कंप्रेशन पे हीट पैदा हो जाती है वो हमारे रेयर फ्रैक्शन में चली जाती है, और रेयर फ्रैक्शन में जाने की वजह से जो रेयर फ्रैक्शन का टेम्परेचर कम होना चाहिए तो टेम्परेचर कम नहीं होता है, क्योंकि उसको हीट मिल गई। और कंप्रेशन का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने हीट को रिलीज कर दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेसर का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहा। मतलब इनके अकॉर्डिंग, न्यूटन भैया के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रोसेस होता है जब हमारा साउंड प्रोपोगेट करता है इन गैस, तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल होता है। तो इनके हिसाब से जो स्पीड निकालनी चाहिए थी वो हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए, बी अपॉन रो था। और बी कौन सा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल बी क्या होता है, प्रेशर। बल्क मॉडुलस क्या होता है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारा, वो होता है प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर। तो प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन रो, वही फॉर्मूला यूज किया है, बी अपॉन रो वाला, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि फ्लूइड्स में ही बात कर रहे हैं। साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, तो इसलिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड के लिए। फिर इन्हें क्या किया, इन्होंने जब निकाला कि भैया एसटीपी पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, तो इस एसटीपी मतलब हमारा प्रेशर कितना हो गया 1 atm, 1.013 into 10 की पावर 5। जल्दी जल्दी से देखते जाओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी कितनी होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ये अपन किस में निकाल रहे हैं, इन एयर, ठीक है, ठीक है। तो जो हमने निकाला तो ये आ गई हमारी 280 के आसपास आती है ना, 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, वेलोसिटी स्पीड, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी स्पीड ऑफ साउंड की, वो थी 332। तो न्यूटन भैया कुड नॉट एक्सप्लेन दिस डिफरेंस कि इनकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में होती तो 332 है, लेकिन यहाँ तो 280 आ रही है। दैट मीन्स जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल नहीं होता है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता है तो क्या होता है, तो अपन यहाँ पे लाप्लास नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि जो प्रोसेस होता है इतना रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन इतने फास्ट बनते हैं कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर ही नहीं हो पाती है रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के बीच में। दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज हो जाता है, लेकिन हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। हीट का ट्रांसफर अगर नहीं होता है तो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसा होता है, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ इनके अकॉर्डिंग कैसे स्पीड निकालनी चाहिए थी साउंड की इन गैस में, तो उन्होंने बोला कि बल्क मॉडुलस आप यूज करो, लेकिन एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस यूज करो अपॉन रो। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस यूज करो, और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है गामा इनटू पी। याद रखिए गामा अपना यंग्स मॉडुलस नहीं है, गामा यहाँ पे है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सीपी बाय सीवी है। समझ गए गामा क्या है, सीपी बाय सीवी है अपॉन रो। तो ये यूज करेंगे। और फॉर एयर अब फिर से अपन निकालते हैं एसटीपी पे, जैसे हमने न्यूटन के लिए निकाला था, तो इनके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो गामा होता है 1.4, पी उतना ही होता है जो अगर रखा था 1.293। ये सब रखोगे तो ये आता है हमारा अप्रोक्सीमेट 332 मीटर पर सेकंड। मतलब हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच कर जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि लाप्लास ने जो फॉर्मूला दिया था वो सही था। और एक्चुअल में जब हमारा साउंड प्रोपोगेट करता है गैस में, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू करता है प्रोपोगेट हमारा साउंड एयर में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, गैर या गैस, ठीक है। अपन एक सिंगल गैस की भी बात कर सकते हैं या एयर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब अपन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द, अच्छा गामा इनटू पी अपॉन रो। पी अपॉन रो को एक चीज और लिख सकते हैं, याद रखिए पी अपॉन रो को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन रो को लिख सकते हैं आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब बोलोगे सर ये कैसे लिखा, समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा। देखो इसमें अपन को थोड़ा सा थर्मो में जाना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था, पी डी इक्वल टू एनआरटी, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। और साथ ही साथ हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। ये क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, नहीं मास अपन वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आरटी पी। समझ रहे बात को। अब रो इक्वल टू क्या है, MIV है, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू रो RT अपॉन MW, यही आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो P अपॉन रो कितना आ जाएगा, RT अपॉन MW, तो मैंने वही लिख दिया RT अपॉन MW, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस टू द RMS
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस अलग है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस अलग है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इतनी है और वीआरएमएस क्या होगा, ये सब फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। वीआरएमएस क्या होगा, आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस कितनी होगी बताओ। वो अपन कहाँ पे पढ़ा था, बताओ जल्दी बताओ, कहाँ पे पढ़ा था हमने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था, 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इन दोनों का अपन रिलेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस या स्पीड ऑफ द गैस, और एक कौन सी है, स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस एंड दैट पर्टिकुलर गैस। तो इनका रेशो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपसे यहाँ से नीट में हमसे गामा पूछा जा चुका है। गामा नहीं पूछा था एक्चुअली, मैंने सीपी दे दिया था, सीवी पूछा था। तो पहले आपको गामा निकालना था, गामा सीपी बाय सीवी करना था, तो यहाँ पे थर्मो भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द, चलो जल्दी से देख लेते, 15-20 मिनट और बचे हैं, उसमें अपन इसको खत्म कर लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, जो अभी हमने पढ़ा। तो सबसे पहली चीज प्रेशर का इफेक्ट देखना है। तो बच्चा क्या बोलता है, प्रेशर बढ़ाने से अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है, पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, उसी से अपन को पता चलेगा। गामा पी अपॉन रो यूज मत करना। पी अपॉन रो तो किसने बोला था, न्यूटन ने बोला था, वो तो गलत था ना, वो तो हमारा एक्सपेरिमेंटल जो हमारा रिजल्ट आया था और वो मैच नहीं किया था ना उसके साथ, मतलब वो फॉर्मूला गलत था। मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता, प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबेटिक होता है। तो गामा पी अपॉन रो या गामा RT अपॉन MW मॉलिक्यूलर वेट, यही था। अब देखो प्रेशर बढ़ाने से बच्चों के यहाँ लगता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी आपकी चेंज होती है। मतलब प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी बढ़ जाती है। पी बाय रो कांस्टेंट रहता है, कब तक रहता है, जब तक कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो पी बाय रो भी कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखिए प्रेशर बढ़ाने से स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन्स कांस्टेंट जब तक कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। और नहीं लिखा है कुछ तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछा गया तो हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती है ना। समझ में आ रही बात को, बिल्कुल आ रही होगी आपको बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देखें तो वो तो साफ साफ देख रहे हैं कि स्पीड जो है वो रूट टी के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। मोनोएटॉमिक गैस में स्पीड अगर इसकी है तो बताओ डायटोमिक गैस में कितनी होगी। टेम्परेचर सेम भी रख सकता है, टेम्परेचर अलग अलग भी रख सकता है। आपको मोनोएटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस का गामा भी पता है क्या होता है, दोनों का अलग अलग होता है। तो मतलब यहाँ पे रेशियो वेशियो ये सब पूछ ले तो आपसे बनने चाहिए सवाल, वो सब आप बना लोगे, मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। इतना तो मैं आप पे भरोसा रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज और रहेंगे कि अगर फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर स्पीड इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है इन गैसेस में, या इन गैसेस में वो कितनी बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और वो मैंने बता दिया, रेशियो वेशियो वाले सवाल आप देख ही लेना। नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये याद रखेंगे। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आपको समझ में आएगा तो मजा आएगा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी आप कैसे देखेंगे, तो याद रखिए अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो कि रेनी सीजन में हमारी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द समर। अगर ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ी तो क्या होगा, वाटर वेपर्स बढ़ गए, वाटर वेपर्स इन ड्राई एयर इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, वाटर पेपर्स पर केजी ऑफ ड्राई गैस, कि 1 केजी ड्राई गैस में वाटर के वेपर्स का मास कितना है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। समझ रहे हो, अरे ह्यूमिडिटी पे नहीं पढ़ना, बस आप इतना समझो कि अगर 1 केजी ड्राई गैस है इस कमरे में तो उसमें वाटर वेपर्स का मास क्या है, तो मास ऑफ वाटर वेपर्स अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, वो हमारी ह्यूमिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो वाटर वेपर्स इंक्रीज हो गए तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर यहाँ पे जो है ना, ये डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर ये है यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर अगर डिक्रीज कर गई तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखेंगे कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने से जो स्पीड ऑफ साउंड होता है इन गैसेस में वो बढ़ जाती है। इसी वजह से रेनी सीजन में जो हमें, जब रेनी सीजन होता है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आपने देखा होगा आपको फैक्ट्री की आवाजें बहुत ज्यादा आने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है तो वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होने से पहले हमारे कानों तक पहुंच जाता है, इसलिए हमें वहां पे वो आवाजें सुनाई देने लग जाती है।
जाती है। तो याद रखिए रेनी सीजन और समर सीजन की अगर हम बात करें तो रेनी सीजन में हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है वो ज्यादा होता है। अच्छा यहाँ से मुझे एक चीज और याद आई कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ज्यादा होता है कि लिक्विड्स में ज्यादा होता है कि गैसेस में। तो हमने देखा था ई अपॉन रो होता है। अब ई अपॉन रो होता है किसी भी मीडियम में अगर हमको निकालना है तो आप बोलोगे सर सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए सॉलिड्स में, स्पीड कम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल डेंसिटी ज्यादा होती है सॉलिड्स की, लेकिन सॉलिड्स की डेंसिटी के साथ साथ सॉलिड का ई भी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। ई बहुत ज्यादा होता है, ई बहुत ज्यादा होता है, मतलब डेंसिटी भी ज्यादा होती है लेकिन ई ज्यादा होता है, ई का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स बहुत ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लिक्विड और गैसेस। गैसेस में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड्स में होती है, फिर हमारी आती है सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स में हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स होती है। जैसे हम ये भी हमने देखा एसटीपी पे जो ईयर में हमारी स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, तो सॉलिड्स में होती है वो 1500-1600 मीटर पर सेकेंड होती है, 4 टाइम्स होती है। अलग अलग सॉलिड्स में अलग अलग होती है, वो आप कैलकुलेट डेंसिटी अलग अलग होती है तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेशन फिगर आपको बता रहा था, ठीक है। और हम जानते हैं, चलो वो तो आपको पता ही होगा, जब बिजली चमकती है तो हमें दिखाई पहले देती है, सुनाई बाद में देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है तो स्पीड हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन साउंड की जो स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकंड अगर हम ले लें तो स्पीड को साउंड को हमारे कानों तक आने में टाइम लगे, इसलिए हमें आवाज बाद में सुनाई देती है और बिजली दिखाई पहले देती है, ठीक है। चलो तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट हो गया, प्रेशर का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, ये सब हो गया। अब किसका इफेक्ट ऑफ विंड? अरे कुछ नहीं, विंड के डायरेक्शन में अगर हमारा साउंड है तो स्पीड को आप जोड़ देंगे, विंड की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, और अपोजिट है तो हमारी कम हो जाएगी, इतना हम जानते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ विंड हो गया, इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, सब हो गया, बस हो गया। और ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एयर भी आप देख सकते हैं, मोनोएटमिक में ज्यादा होगी कि डायटमिक में ज्यादा होगी, ट्राइएटमिक में ज्यादा होगी। तो मोनोएटमिक अगर सेम टेम्परेचर में बात करें और सब गैसेस की डेंसिटी भी सेम ले लें, समझना बात को, तो हमारा गामा के प्रोपोर्शनल होगा, और मोनोएटमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है, 5/3 होता है, बाकी सबका कम होता है। तो वो सब तो आप यार फॉर्मूले में है, बस यहाँ पे याद है आपको ये रखना है प्रेशर का, क्योंकि प्रेशर हमें दिख रहा था कि प्रोपोर्शनल होता है रूट पी के, लेकिन हमने देखा प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ जाती है, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बच गया है जो पढ़ाना है? अच्छा ठीक है, चलो जल्दी सब देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, है ना। जल्दी जल्दी यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं साउंड के, 3 कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ना है। एक है हमारा कौन सा? लाउडनेस, दूसरा है हमारी लाउडनेस, दूसरा हमारा है पिच, और तीसरा हमारा है टिम्बर ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट है लाउडनेस, जल्दी से मेरी बातों को सुन लें। लाउडनेस, तो लाउडनेस जो है दैट इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब लाउडनेस भी साउंड की ज्यादा है। तो किसी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो लाउडनेस ऑफ द साउंड होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू लॉग बेस 10 आई, मतलब इंटेंसिटी के लॉग के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गया बात को? बस बात समझनी है। और अगर अपन को लाउडनेस निकालनी है तो अपन एक फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, देखो समझेंगे, लॉग इसकी यूनिट जो होती है वो बेल होती है, ठीक है। लेकिन हम बेल में मेजरमेंट नहीं करते क्योंकि बेल बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम किस में यूज करते हैं? डेसिबल। अरे ये सब आप जानते हैं यार, डेसिबल। तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड इन डेसिबल होती है वो होती है 1/10 log 10 आई अपॉन इंटेंसिटी आपको साउंड की दी होगी आई नॉट क्या यहाँ पे? आई नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, वो मिनिमम इंटेंसिटी जो हमारे कान सुन सकते हैं, और दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 0 डेसिबल। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारा क्या होगा? साउंड की लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाती है हमारी साउंड की लाउडनेस भी बढ़ते जाती है, ठीक है। हम जो आपस में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जो साउंड की इंटेंसिटी लाउडनेस है अगर वो मुझे मेजर करनी है तो जो वो आएगा वो 50 to 60 डेसिबल आएगा। हमारे कान अप टू 120 डेसिबल, जो ट्रेन व्रेन हॉर्न मारते हैं ना, उसके सामने अगर आप कान लगा दोगे तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई डेसिबल का साउंड होता है, मतलब उसकी लाउडनेस बहुत ज्यादा होती है। उसकी लाउडनेस क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसको याद रखेंगे, और कुछ आपको याद नहीं रखना है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इज इक्वल टू इन डेसिबल 1/10, सॉरी 1/10 नहीं है, मैंने गलत बता दिया है, अरे इतना आप लोग जानते हो, 10 है मल्टीप्लाई में, ठीक है, जानते हो ना इतना यार। चलो एक बार और मैं देख लूँ 10 है कि 1/10 है, नहीं तो बाद में आप लोग बोलोगे गलत बता देते हैं सर। 10 है, ठीक है, ठीक, ये आ गया। अच्छा आई नॉट कितना होता है? 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड है जो हमारे कान
डिटेक्ट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर इंटेंसिटी साउंड किससे कम होगी तो हमारे कान को कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। ठीक है, शेर जो दहाड़ता है उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है लेकिन पिच कम होती है। लेकिन जो मॉस्किटो होता है, जो मॉस्किटो हमारे कान पे भिन भिनाते रहता है, तो उसका क्या होता है, पिच ज़्यादा होता है उसकी, लेकिन उसकी लाउडनेस कम होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एकॉस्टिक्स में जो फीमेल्स का कंपैरिजन किया गया है वो मॉस्किटो से किया गया है, और जो मेल्स का कंपैरिजन किया गया है वो शेर से किया गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हमारा साउंड होता है, हमारे साउंड का क्या होता है ना, हमारे साउंड की लाउडनेस ज्यादा होती है, पिच कम होती है। मेल के साउंड की बात कर रहा हूँ, है ना, मेल जो बोलते हैं तो उनका क्या होता है कि लाउडनेस ज्यादा होती है और पिच क्या होती है, कम होती है। और सेम टू सेम शेर का भी होता है, शेर जब दहाड़ता है ना तो उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है और पिच कम होती है। और जो मॉस्किटो का साउंड होता है, जो मॉस्किटो हमारे कान पे भिनभिनाता रहता है, उसका जो साउंड होता है उसकी पिच हाई होती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी लाउडनेस क्या होती है, कम होती है। ये सेम टू सेम गर्ल्स के साथ होता है। समझ में आ रहा है? तो गर्ल्स मॉस्किटो है और बॉयज क्या है भैया, शेर है। यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद करने के लिए बता रहा था मैं आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हो गया, तो ये हो गया पहला कैरेक्टर क्या हो गया, लाउडनेस। दूसरा हो गया पिच। क्या हो गया दूसरा, पिच। पिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जैसे वहां पे लाउड इंटेंसिटी ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो हमारी पिच ज्यादा। और पिच ज्यादा मतलब पतलापन ज्यादा, पतलापन ज्यादा, आवाज में पतलापन। किसकी पिच ज्यादा होती है, लड़कियों की, लड़कों की? लड़कियों की आवाज कैसे होती है, पतली होती है, तो पतलापन ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच ज्यादा, पतलापन ज्यादा। ठीक है, तो जो मॉस्किटो की आवाज की मैं बात कर रहा था उसकी पिच हाई होती है और उसकी लाउडनेस कम होती है। और ऐसा सेम टू सेम किसके साथ होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। और मैंने बताया शेर के दहाड़ने की जो आवाज होती है वो उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है, पिच कम होती है, और ये सेम टू सेम लड़कों के साथ होता है। लड़कों का भी ऐसा ही सेम टू सेम साउंड होता है। इतना क्लियर हो गया, पिच, फ्रीक्वेंसी, पतलापन। ठीक है, ये हो गया। देखो अगर दो साउंड ऐसे बने हो, बताओ यहाँ पे किसकी पिच ज्यादा है, ओबियस इसकी पिच ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकंड, तो यहाँ पे एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है और यहाँ पे एक सेकंड नंबर ऑफ वेव्स कम है। समझ गए होंगे आप। और नेक्स्ट होता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है दो सोर्स है, उनकी लाउडनेस भी सेम है और उनकी पिच भी सेम है, फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करो, फिर तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप। तो नेक्स्ट होता है टिम्बर। टिम्बर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टिम्बर क्या होता है, अपन ये समझो, टिम्बर जो होता है वो अगर वेव फॉर्म अलग अलग होगा, जो साउंड आ रहा है उसका वेव फॉर्म अलग अलग हो सकता है, साइनोसॉइडल भी हो सकता है, ऐसा स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, तो वेव फॉर्म अलग अलग होता है, तो टिम्बर भी अलग अलग होता है। और वेव फॉर्म अगर अलग अलग होगा तो नंबर ऑफ ओवरटोन भी मतलब किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे, तो नंबर ऑफ ओवरटोन पे डिपेंड करता है। मतलब टिम्बर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ओवरटोन प्रेजेंट इन द साउंड। तो आपको याद रखना है कि टिम्बर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। वेव अलग अलग वेव फॉर्म होगा तो टिम्बर भी अलग अलग होगा, और टिम्बर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ओवरटोन्स। तो अगर साउंड में ओवरटोन्स ज्यादा प्रेजेंट है तो टिम्बर हमारा ज्यादा होगा। तो याद रखिए जब पिच और फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है ना, फिर हमें दो साउंड के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है, तो फिर हम उसके तीसरा कैरेक्टर देखते हैं जो कि होता है टिम्बर। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज और मुझे आपको बतानी है, देख लेते हैं अपन वो जल्दी से। जो साउंड वेव है ना, उसके लिए, उसको डिफाइन करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, साउंड वेव को डिफाइन करने के लिए हम दो वेव फॉर्म का यूज करते हैं। एक होता है प्रेशर वेव फॉर्म और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म। क्या होता है, एक होता है प्रेशर वेव फॉर्म और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से देख लो। इक्वेशन बस याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जब साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड विद द मतलब मान चलो जब रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन बढ़ रहे थे ना, तो उसमें मीडियम में क्या हो रहा था, मीडियम के जो पार्टिकल्स थे उसमें स्लाइड उनके डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उनका। तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म। और देखो क्या होता है, जब रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन बनते हैं ना तो उसमें क्या होता है, अपन ऐसा बोल सकते हैं द फॉर्म ऑफ देखो व्हेन साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रेशर दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन, तो वहां पे जब हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं तो उसको प्रेशर वेव फॉर्म कहते हैं, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ए। और प्रेशर वेव फॉर्म क्या होता है, p इक्वल टू पी नॉट कॉस
ओमेगा टी माइनस के एक्स। मुझे क्या बताना था, यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 को, मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के नोड बनते हैं वहाँ पे प्रेशर के एंटी नोड बनते हैं। तो याद रखिए इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म और प्रेशर वेव। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होते हैं, दो हमारे वेव फॉर्म होते हैं, मतलब दो इक्वेशन होते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक होता है प्रेशर इक्वेशन। तो यहाँ प्रेशर में भी चेंज होता है और डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल में चेंज होता है, इसलिए दोनों के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसका यूज ज्यादा नहीं होगा, बस इतना याद रखना कि पाई बाई 2 के दोनों में फेज डिफरेंस होता है और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। यहाँ पे पी नॉट क्या, यहाँ पे ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे पी नॉट क्या है, पी नॉट होता है के ए पी, इसको अपन डेल्टा पी लिख लेते हैं, ये चेंज इन प्रेशर है क्योंकि, ठीक है। तो पी नॉट क्या होता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है, जिसके लिए होती है के ए पी। के क्या है यहाँ पे, के है आपका यहाँ पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो कि हमने पढ़ा था 2 पाई बाय लैम्डा। ए क्या है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और पी क्या है प्रेशर इन द गैस, ठीक है। तो एक प्रेशर का वेरिएशन आता है जब रिएक्शन एंड कंप्रेशन बनते हैं, और एक प्रेशर का वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 1 पास्कल के आसपास का होता है, और जबकि आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में 1 पास्कल बहुत कम होता है। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जितना मैंने बताया इन दोनों में पाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के नोड बनते हैं वहाँ पे प्रेशर वेव के एंटी नोड बनते हैं, और जहाँ पे यहाँ पे एंटी नोड बनते हैं उसके यहाँ पे क्या बनते हैं, नोड बनते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप जाइए कमेंट में लिखिए, आपके डाउट तुरंत क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।